हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सबको आपके अपने YouTube चैनल अतुल्य अकादमी पर मैं पुनः डॉक्टर सुनील बिजला स्वागत करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज के आपके व्याकरण की पहली क्लास से। तो आज से जो वीडियो आप देख रहे हैं कंटिन्यू आपको पेड क्लास में सारा क्रम से मिलता चला जाएगा, क्योंकि आपको सिलेबस की जो वीडियो है वो ठीक पहले मेरे से मिल गई होगी। आइए अब यहां शुरू करते हैं पहले अध्याय की बात। तो प्रथम अध्याय, अध्याय 1। प्रथम अध्याय का जो नाम है बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि कोई भी विद्वान इस भाषा की उत्पत्ति को पढ़ाने से कतराता है। किससे कतराता है? भाषा की उत्पत्ति को पढ़ाने से कतराता है। क्यों? आइए देखते हैं इसकी क्लिष्टता को। आइए पहले समझ लें ये भाषा क्या है। देखें, भाषा संस्कृत के, आराम से सिर्फ देखते जाएं और मेरा वादा है आपसे कि एकदम स्पष्टतः आपको याद आ जाएगा। भाषा संस्कृत के भास धातु से बना है। किससे बना है? भास धातु से बना है। अब अगर ये भास धातु से बना है, अब सवाल ये हुआ कि धातु क्या है और भाषा क्या है। तो भास क्या? भास का अर्थ कहना होता है। क्या होता है? कहना। क्या कहना, क्यों कहना, बताता हूं। अब सवाल यह है कि धातु किसे कहते हैं। धातु का मतलब होता है मूल शब्द। क्या? मूल शब्द। जैसे, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे खा, जैसे पी, जैसे उठ, जैसे चल, जैसे सो। तो ये जो शब्द आ रहे हैं, इन्हीं शब्दों को मूल या धातु कहते हैं। वैसे ही भाषा जो शब्द बना है, ये किस मूल धातु से बना है? भास धातु से। और इसका अर्थ क्या है? कहना। क्या कहना, क्यों कहना और कैसे कहना। यानी जब एक व्यक्ति अपने भाव, स्वभाव, दुख, सुख व विचार को दूसरे व्यक्ति तक तथा दूसरे व्यक्ति के भाव, स्वभाव, दुख, सुख व विचार स्वयं तक आदान प्रदान कर ले। आदान प्रदान जिस साधन से करता है, ध्यान दें, जिस साधन से करता है, जिस साधन से करता है उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। अब सवाल यह है कि भाषा एक क्या है? साधन है, जो अपने विचार को दूसरे तक और दूसरे के विचार को अपने तक आदान प्रदान कर लेता है। तो भाषा का काम क्या हुआ? एक को दूसरे तक ट्रांसफर करना, आदान प्रदान करना। यह तो हो गया भाषा का अर्थ। लेकिन इतने से काम नहीं बनता। अब सवाल यह था कि ये अगर भाषा का हुआ तो विश्व में या भारत के संदर्भ में, चलिए हम भारत के संदर्भ में देखते हैं। यहां हम देखेंगे भारत के संदर्भ में देखें तो सबसे पुरानी भाषा जो नजर आती है वो कौन सी है? संस्कृत भाषा। भारत में सबसे पुरानी भाषा की बात की जाए तो संस्कृत भाषा कहते हैं। अब सवाल ये था कि संस्कृत भाषा से क्या हुआ।
संस्कृत भाषा का जो समय है, समय विद्वान बताते हैं कि संस्कृत 1500 ईसा पूर्व में, यानी 1500 BC, बिफोर क्राइस्ट, 1500 ईसा पूर्व में संस्कृत मौजूद थी। लेकिन मित्रों, ऐसे इस तिथि का पता इनको चला कैसे, इस समय का पता इनको कैसे चला? तो संस्कृत नहीं बल्कि मानव उत्पत्ति का, किसका? मानव उत्पत्ति का पहला ग्रंथ एक मिलता है जिसे आप सब जानते हैं। क्या नाम मिलता है उसको? उसका ऋग्वेद। क्या मिलता है? ऋग्वेद। ये मानव उत्पत्ति का पहला ग्रंथ बताया जाता है। और ये पहला ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया। और ये ऋग्वेद कब लिखा गया? जो तिथि मिलती है वो क्या मिलती है? 1500 ईसा पूर्व। तो ऋग्वेद का जो पीरियड था, यही संस्कृत का पीरियड विद्वानों ने मान लिया और यहीं से संस्कृत की शुरुआत हुई। तो जब इसकी शुरुआत हुई तो संस्कृत के दो रूप हमारे सामने मिलते हैं। तो जो पहला रूप है जरा वो देखें कि जब संस्कृत के दो रूप मिलते हैं तो पहले रूप को क्या कहते हैं? तो पहले रूप को कहा जाता है वैदिक संस्कृत। क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृत। अच्छा, इसको अगर वैदिक संस्कृत कह दिए तो दूसरे वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। अब सवाल यह था कि वैदिक संस्कृत क्या है और लौकिक संस्कृत क्या है? लौकिक और वैदिक में अंतर क्या है? तो लौकिक वैदिक संस्कृत क्यों कहा गया? अब जरा यह समझें। वैदिक संस्कृत इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 4 वेदों का निर्माण हुआ। किसमें? इसी संस्कृत में 4 वेदों को लिखा गया, या चारों वेदों को लिखा गया। किसको? चारों वेदों को लिखा गया। अगर चारों वेदों को लिखा गया तो अब सवाल यह है कि चारों वेद कौन कौन से हैं? तो मित्रों, चारों वेद थे। पहला आप लोग खूब आराम से जानते हैं कि पहले वेद को ऋग्वेद कहा गया, दूसरे वेद को यजुर्वेद कहा गया। क्या कहा गया? यजुर्वेद कहा गया। तीसरे वेद को सामवेद कहा गया। क्या कहा गया भैया? सामवेद कहा गया। और चौथे वेद को अथर्ववेद कहा गया। क्या कहा गया? अथर्ववेद कहा गया। जब इन चारों को मिला दिया गया तो जिस भाषा में ये चारों लिखे गए उसी भाषा को क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृत कहते हैं। तो एक साथ चारों वेदों को यहां देखें, चारों वेदों को एक शब्द में इसको नोट्स बनाते जाएं। मैं कहूंगा कि यहां से आप धीरे धीरे नोट्स बनाने की तरफ प्रक्रिया में बढ़े। चारों वेदों को एक शब्द में क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? संहिता कहा जाता है। तो चारों वेदों को एक शब्द में संहिता कहते हैं। अब सवाल आपके प्रश्न जो बन रहे हैं मैं जानता हूं। अच्छा, जब भारत में ऋग्वेद लिखा जा रहा था उसी समय ईरान में एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम हमें प्राप्त होता है अवेस्ता। तो अवेस्ता नामक ग्रंथ जब ईरान में लिखा गया तो ईरान का यह अवेस्ता भी उतना ही प्राचीन है जितना ऋग्वेद। तो लेकिन भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, इसलिए ऋग्वेद पहला ग्रंथ होगा। अच्छा, चारों वेदों के लिखने के कारण इसे वैदिक संस्कृत कहा गया। साथ ही साथ इसी वैदिक संस्कृत को देववाणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देववाणी भी कहा जाता है। मित्रों, चूंकि बात यह है कि हम वैदिक संस्कृत को नहीं बल्कि ये मान लेते हैं कि पूरी संस्कृत ही देववाणी है, लेकिन ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि देववाणी संस्कृत नहीं बल्कि संस्कृत का वह रूप जिसमें वेदों का सृजन किया गया, वही वाणी देववाणी कहलाई। ये तो कथा रही आपके वैदिक संस्कृत की। अब जरा वैदिक संस्कृत का समय देख लें। वैदिक संस्कृत का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व
तक माना जाता है। तो जब लौकिक संस्कृत की बात आई तो लौकिक संस्कृत भी 1000 ईसा पूर्व से, अब यहां से ये घटते हुए क्रम में चलेगा, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के समय को वास्तव में क्या कहा गया? लौकिक संस्कृत कहा गया। अच्छा, इसके अन्य नाम भी मिलते हैं। लौकिक संस्कृत को ब्राह्मण संस्कृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राह्मण संस्कृत कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे ही उत्तर संस्कृत भी कहते हैं। कौन सी संस्कृत? उत्तर संस्कृत कहा जाता है। तो उत्तर संस्कृत और ब्राह्मण संस्कृत एक ही है और ये सब नाम किसके हैं? लौकिक संस्कृत के हैं। अब सवाल ये था कि अगर लौकिक संस्कृत की यह बात आई, लौकिक संस्कृत की यह बात आई तो लौकिक संस्कृत में सबसे पहले लिखा क्या क्या गया? तो लौकिक संस्कृत में यहां से हम देखेंगे, लौकिक संस्कृत में पहले तो लिखा गया रामायण। क्या लिखा गया? रामायण। और दूसरा जो ग्रंथ इसमें मिलता है वो मिलता है महाभारत। क्या लिखा गया इसमें? अब देखें, वैदिक संस्कृत में 4 वेद, लौकिक संस्कृत में ग्रंथों का निर्माण देखें तो पहले रामायण लिखा गया, फिर इसी में महाभारत फिर लिखा गया, इसी में मित्रों उपनिषद भी लिखा गया। क्या लिखा गया? उपनिषद भी लिखा गया, जिसकी संख्या 108 होती है। अच्छा, इसे ही वेदांत कहा जाता है, यानी कि वेदों के अंत की घोषणा यहीं से हुई थी। उपनिषद के बाद अरण्यक लिखे गए। क्या लिखे गए? अरण्यक लिखे गए। और अरण्यकों के बाद एक लिखा गया जिसे कहा जाता है वेदांग। वेदांत और वेदांग में अंतर है और वेदांगों की संख्या 6 होती है। इस वेदांग के बाद अगर हम आप देखें तो अरण्यक के बाद वेदांग और वेदांग के बाद एक शब्द मिलता है पुराण। तो पुराणों की संख्या 18 बताई जाती है। अगर हम बात करें उपपुराण की, किसकी? उपपुराण की बात करें तो उपपुराण भी कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि लौकिक संस्कृत कैसे बनी। तो लौकिक संस्कृत में क्या लिखा गया? लौकिक संस्कृत का समय आपने देखा कि 1000 ईसा पूर्व से कितनी है? 500 ईसा पूर्व है। और 500 ईसा पूर्व में इस लौकिक संस्कृत को क्या कहा गया? ब्राह्मण संस्कृत। और इसका दूसरा नाम क्या है? उत्तर संस्कृत। इसमें महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जय संहिता। ये जय संहिता कहा जाता है। और संहिता किसे कहते हैं? संहिता कहते हैं चारों वेदों को एक साथ। और जय संहिता किसे कहते हैं? महाभारत के ग्रंथ के नाम को जय संहिता भी कहते हैं। तो आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं कि लौकिक संस्कृत के बाद कौन सी भाषा बनती है। तो चलिए मिटा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब तक आपने कहां तक की कथा देखी थी? संस्कृत के 2 रूप, एक को क्या कहा गया? वैदिक संस्कृत, और दूसरे को क्या कहा गया? लौकिक संस्कृत। अब लौकिक संस्कृत का समय भी आपने देखा कि इसका समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व मिला। अच्छा, इसमें ऋग्वेद, इसमें बहुत सारे ग्रंथों का, और वैदिक संस्कृत में चारों वेदों का कैसे निर्माण हुआ वो आप देख चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं इस लौकिक संस्कृत के बाद नई भाषा की तरफ। तो नई भाषा को कहा जाता है पाली। क्या कहते हैं? पाली। तो संस्कृत के बाद ये पहली भाषा बनी। मित्रों, इसीलिए अगर हम पहले इसके समय को देख लेते हैं तो हम देखें 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक किस भाषा का प्रभाव रहा? पाली का। अच्छा, पाली जो है यह बौद्धों की भाषा भी कहलाती है। किसकी? बौद्धों की भाषा। अगर आपसे कभी ये प्रश्न पूछे कि बौद्धों की भाषा किसे कहते हैं तो पाली को कहते हैं। बौद्धों के बाद इसकी एक बात ये कही जाती है कि भारत की जनभाषा किसे कहते हैं? तो भारत की जनभाषा भी पाली को कहते हैं। एक प्रश्न पूछ लेता है कि प्रथम देशी भाषा किसे कहते हैं? तो भारत की प्रथम देशी भाषा, यहां भारत अवश्य लगाएं, भारत की
प्रथम देशी भाषा भी पाली को कहा जाता। अब सवाल उठ रहा होगा क्यों? क्योंकि इसके पहले ये देवों की भाषा थी, पढ़े लिखे लोग ग्रंथ लिख रहे थे, देव बोल रहे थे, मनुष्यों में लौकिक संस्कृत वही बोल रहा था जो पढ़ा लिखा था। अनपढ़ जनता संस्कृत का प्रयोग तो कर नहीं रही थी, तो जाहिर सी बात है कि जन भाषा तो लौकिक भाषा तो नहीं हो सकती। तो लेकिन जो अनपढ़ गंवार अशिक्षित लोग थे वो पाली में अपना व्यवहार कर रहे थे। तो पाली का समय आपने देखा कि क्या है, 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी, और पाली को बौद्धों की भाषा कहते हैं और इसको भारत की प्रथम जन भाषा कहते हैं या भारत की प्रथम देशी भाषा कहते हैं। अच्छा, तो ये तो बात यहां हो गई। अब जरा हम और आगे बढ़ लेते हैं, तो यहां देखते हैं, तो एक और भाषा ने जन्म लिया जिसे हम प्राकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत कहते हैं। प्राकृत का समय बहुत साफ शब्दों में बताया जाता है कि प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक के समय को क्या प्राकृत का समय कहा जाता है। अच्छा, प्राकृत का जो समय 500 ईस्वी तक है वो तो है ही, लेकिन प्राकृत को क्या क्या कहा जाता है? प्राकृत को जैनों की भाषा कहते हैं। किसकी भाषा कहते हैं? जैनों की भाषा कहा जाता है। अच्छा, जैनों के साथ साथ प्राकृत के बारे में कहा जाता है कि इसे मलेच्छों की भाषा भी कहते हैं। किसकी भाषा भैया? मलेच्छों की भाषा। इसे मलेच्छों की भाषा भी कहते हैं। तो अब मलेच्छों की भाषा किस भाषा को कहा जाता है? प्राकृत की। जैनों की भाषा को क्या कहा जाता है? प्राकृत ही कहा जाता है। इसका समय क्या है? प्रथम शताब्दी से अब ईसवी आ गए। अभी तक हम ईसा पूर्व थे यहाँ, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। अब ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की कथा है। अब जरा आगे बढ़ें तो एक और भाषा जन्म लेती है। हमने देखा कि पहली संस्कृत थी, उसके दो रूप, लौकिक, फिर इसके बाद पाली, फिर इसके बाद प्राकृत। वैदिक संस्कृत वहीं रुक गई। अब जरा देखें, प्राकृत के बाद एक और भाषा आती है। प्राकृत के बाद भाषा आती है अपभ्रंश। क्या आती है भैया? अपभ्रंश भाषा आती है। अब सवाल यह था कि अपभ्रंश अगर आती है तो अपभ्रंश का समय क्या है? तो अपभ्रंश का समय हुआ 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जो भाषा मौजूद थी उसे अपभ्रंश कहा गया। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। अपभ्रंश का अगर हम पहले अर्थ समझ लें कि भाई अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ देखें। एक तो इसे कहते हैं गिरी हुई भाषा। कौन सी भाषा? गिरी हुई भाषा। और दूसरे इसे कहते हैं भ्रष्ट भाषा। यानी भ्रष्ट भाषा किसे कहते हैं? अपभ्रंश को। यानी अपभ्रंश का अर्थ क्या है? भ्रष्ट भाषा, या फिर इसी को क्या कहते हैं? गिरी हुई भाषा। ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन यहीं से विकृति, वैसे तो विकृति प्राकृत से ही हो गया था, यानी प्राकृत के 5 रूप मिलते हैं, लेकिन हिंदी के विकास चूंकि अपभ्रंश से लगा हुआ है तो हम अपभ्रंश के 7 रूपों को देखते हैं। कितने रूप को देखते हैं? 7 रूप को देखते हैं। अब सवाल यह था कि ये 7 कौन कौन से? तो पहले को देख ले, तो एक को कहा जाता है शौर सेनी अपभ्रंश। पहला है, ये पहला अपभ्रंश था। दूसरे को कहते हैं खश अपभ्रंश। तीसरे को कहते हैं ब्राचड़। क्या कहते भैया? ब्राचड़ अपभ्रंश। अगले को क्या कहते हैं? तो देखें, ब्राचड़ के बाद महाराष्ट्री अपभ्रंश। अगले को क्या कहते हैं? महाराष्ट्री के बाद पैसाची अपभ्रंश। इसके बाद
मागधी अपभ्रंश, और अंतिम और सातवां अर्ध मागधी अपभ्रंश। ये 7 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम नंबरिंग कर लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। ये 7 अपभ्रंश निकल गए। आइए अब जरा देखते हैं इसको, चलिए मिटाते हैं, फिर इसको विधिवत देखते हैं कि किस प्रकार से इन सौर श्रेणी अपभ्रंशों से या इन 7 अपभ्रंशों से किस भाषा का, किस बोली का विकास होता है। तो चलिए चलते हैं फिर। तो अब चलिए फिर से हम वो जो आपने देखा था 7, अब हम फिर से देखते हैं अपभ्रंश है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, जो कि वहां कम जगह थी, तो हम पूरा विस्तार से देखते हैं। तो ये पहला अपभ्रंश, यहां हम देखेंगे सौर श्रेणी अपभ्रंश, पहला, ये पहला अपभ्रंश निकला। अभी हम बताएंगे कि अभी एक प्रश्न पूछा, अभी पीसीएस में पूछा था और यूपीएससी में भी पूछा था कि हिंदी, एक प्रश्न हम खड़ा कर दे रहे हैं आपके दिमाग में, देखिएगा हिंदी में कितनी, इसको लकवा मार दिया, हिंदी में कितनी उपभाषा व बोली होती, ये प्रश्न पूछा था, होती हैं। अगर ये प्रश्न पूछा तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इसी वीडियो के ग्राफ में मिल जाएगा। तो पहला अपभ्रंश निकला। अब ये मिलता क्या है कि हिंदी में कितनी उपभाषा पूछे तो कितनी उपभाषा होती हैं, 5। अगर बोली पूछ ले तो 18। तो देखिए कैसे, तो अभी 5 उपभाषा भी निकलेगी और 18 बोली भी। तो पहले हम अपभ्रंश देख लें। तो दूसरे अपभ्रंश को मैंने वहां लिखा था खस अपभ्रंश कहा जाता है। क्या कहते हैं, खस अपभ्रंश। तो ये हो गया दूसरा। और तीसरे को कहते हैं ब्राचड़ अपभ्रंश। क्या कहते हैं, ब्राचड़ अपभ्रंश। ध्यान दीजिएगा। अब ये ब्राचड़ अपभ्रंश के बाद एक और निकलता है जिसे कहते हैं पैसाची अपभ्रंश। और इस पैसाची के बाद जो अगला निकलता है उसे कहा जाता है महाराष्ट्री। क्या कहा जाता है, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अच्छा, ये महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के बाद एक और निकलता है जिसे कहते हैं मागधी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश के बाद एक और निकलता है जिसे कहा जाता है अर्ध मागधी अपभ्रंश। अर्ध मागधी अपभ्रंश। ये 7 प्रकार के अपभ्रंश हो गए। ये चूंकि आपने पिछली उसमें भी देख लिया था। अब देखें इससे 5 उपभाषा, ये भाषा क्या निकलती है। तो पहले हम बताएंगे जिस शब्द के अंत में हिंदी लगेगा वो उपभाषा होगी, जिसके नहीं लगेगा वो भाषा होगी। जिसमें हिंदी लगेगा वो उपभाषा, नहीं लगेगा भाषा। जिसमें हिंदी लगेगा वो क्या होगा, उपभाषा, जिसमें नहीं लगेगा भाषा। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये खेल बहुत निराला है। आइए समझते हैं। तो पहली जो इससे निकला सौर श्रेणी से, उसे गुजराती कहते हैं। क्या कहते हैं, गुजराती। अगर आपसे पूछा कि गुजराती भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ तो क्या होगा, सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ। दूसरी बात जो निकलती है इसमें, पहला अब आ रहा है उपभाषा। ये तो भाषा है, चूंकि हिंदी शब्द नहीं लगा है, हिंदी लगा उपभाषा हो जाएगी। तो पहली उपभाषा आ रही है जिसे कहते हैं पश्चिमी हिंदी। तो हिंदी शब्द लगा तो ये क्या हो गया, उपभाषा। तो पहली उपभाषा को क्या कहते हैं, पश्चिमी हिंदी। अब दूसरी उपभाषा भी लगे हाथ देख लें, चूंकि इसी राजस्थानी हिंदी भी इसी से निकली, पश्चिमी हिंदी भी इसी से निकली। तो एक भाषा निकली थी राजस्थानी हिंदी किसे कहते हैं या क्या है। तो राजस्थानी हिंदी ये रही हमारी दूसरी उपभाषा, चूंकि हिंदी लगा।
खस से एक निकला जिसे कहा जाता है पहाड़ी हिंदी। क्या कहते हैं? पहाड़ी हिंदी। यानी आपको लगे हाथ ये तीसरी भी उपभाषा मिल गई, क्योंकि इसमें हिंदी लगा है। ब्राचड़ से एक निकलती है भाषा है, ये क्या है? भाषा, जिसे कहा जाता है सिंधी। सिंधी, अब इसमें हिंदी नहीं लगा, ये सिंधी है। अब ये सिंधी उत्पन्न हो गई। पैसाची की हम बात कर लें तो पैसाची से दो चीजें निकली, दो भाषाएं, चीजें क्या? दो भाषाएं निकली। एक को कहा जाता है पंजाबी। क्या कहा जाता है? पंजाबी। और दूसरे को कहते हैं लहदा। लहदा। तो लहदा और पंजाबी दो भाषाओं का जन्म किससे हुआ? पैसाची से। सिंधी किससे जन्मी? ब्राचड़ से। एक तीसरी उपभाषा पहाड़ी हिंदी किससे निकली? खस से। पश्चिमी हिंदी अब शौरसेनी से। और ये तो आइए हम महाराष्ट्री की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्री से एक भाषा निकली जो आज भी बोली जाती है, वो क्या निकली? मराठी बोली। तो ये मराठी भाषा है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यहां आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये मागधी बड़ी उर्वरा रही है, मतलब बड़ी पैदावार रही है। क्यों? क्योंकि इसी मागधी से हमको जो मिला वो मिला उड़िया भाषा। इसी अपभ्रंश यानी मागधी अपभ्रंश से हमें मिला असमिया। क्या मिला? असमिया मिला। और इसी असमिया के बाद अगर हम देखें तो हमें बांग्ला भाषा, बांग्ला भाषा भी मिला। मित्रों, यहीं से हमें मिली एक और उपभाषा जिसे हम कहते हैं बिहारी हिंदी। तो ये हो गई हमारी क्या? चौथी उपभाषा। तो चार उपभाषाएं हो गई। हिंदी में कितनी उपभाषा होती हैं? 5। कितनी बोलियां? 18। अभी तक कितनी उपभाषा मिल चुकी है? 4। तो अब यहां हम देखें, एक अर्धमागधी अपभ्रंश बचा है। इस अर्धमागधी अपभ्रंश से मिलती क्या है? पूर्वी हिंदी। क्या मिलता है भैया? पूर्वी हिंदी मिलता है। तो पूर्वी हिंदी ये हमारी हो गई 5वीं उपभाषा। अब इन्हीं 5 उपभाषाओं से हमें 18 बोलियां देखनी है। तो भाई कैसे निकली 18 बोली? तो आइए देखते हैं। 5 बोली निकली थी पश्चिमी हिंदी से। तो अब जरा देख लें कि वो पांचों है क्या। तो राजस्थानी वाली यहां से देख लेंगे, तो ये इसको हम यहां देख लेते हैं। तो अब देखें, पश्चिमी हिंदी में पहले को मिला, पहले देखा जाए तो इसे कहा जाता है बांगरू। क्या कहते हैं? बांगरू। अच्छा, बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? हरियाणवी। तो हरियाणवी किसको कहा जाता है? बांगरू को। अच्छा, इसको फिर हम देखें तो इसमें दूसरी बोली जो निकली उसे बुंदेली कहते हैं। तीसरी जो निकली इसे हम क्या कहते हैं? ब्रज भाषा कहते हैं। चौथी जो निकली उसे क्या कहते हैं? कन्नौजी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? कन्नौजी। और 5वीं जो निकली उसे कौरवी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौरवी। अच्छा, कौरवी को ही क्या कहते हैं जानते हैं आप? खड़ी बोली। क्या कहा जाता है? खड़ी बोली। यही उत्पत्ति, इसी का व्याकरण आपको पढ़ना है। तो पूछ सकता है खड़ी बोली का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? तो शौरसेनी से। ये किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो अब ये पूछ भी, अच्छा दूसरा प्रश्न इसमें क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है कि खड़ी बोली का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या है? ये प्रश्न पूछ सकता है। तो प्राचीन नाम क्या है? कौरवी। इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इसका प्रयोग सर्वप्रथम राहुल सांकृत्यायन ने किया। राहुल सांकृत्यायन ने किया। दिख रहा? तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम राहुल सांकृत्यायन ने किया। अच्छा, ये तो बात तो ठीक है। तो खड़ी बोली का प्राचीन नाम क्या? कौरवी। सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया? तो राहुल सांकृत्यायन। तो हमें कितनी बोली मिल गई अभी आपको?
5। ये कहां मिली? पश्चिमी हिंदी में। किस अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से। वेरी गुड। अब आइए हम देखते हैं राजस्थानी में हमें 4 बोलियां मिलती हैं, तो देखते हैं कि वो चारों क्या निकली। तो एक को कहते हैं मारवाड़ी। क्या कहते हैं? मारवाड़ी। एक दूसरे को कहते हैं मालवी। तीसरे को कहते हैं जयपुरी और चौथे को कहते हैं मेवाती। ये 4 प्रकार की बोलियों का जन्म कहाँ हुआ? राजस्थानी में। अच्छा, इसके अतिरिक्त भी कहते हैं, ध्यान देना जरा, इसको कह देते हैं उत्तरी राजस्थानी। क्या कह देते हैं? उत्तरी राजस्थानी। इसे कह देते हैं पूर्वी राजस्थानी। इसे कह देते हैं दक्षिणी राजस्थानी। अच्छा, इसको कह देते हैं क्या? पश्चिमी राजस्थानी। कितनी व्यवस्थित रूप से आप देख रहे हैं। तो अब तक कितनी बोली मिल गई? 5 और 4 9 बोलियां मिल गई। 5 4 9। अच्छा, अब तीसरी उपभाषा में आ जाए। पहली उपभाषा से 5, दूसरी उपभाषा से 4 और तीसरी उपभाषा से सिर्फ 3 मिलती है। एक को कहते हैं कुमाऊनी। कुमाऊनी। दूसरे को कहते हैं गढ़वाली। घरवाली मत समझिएगा, केवल गढ़वाली। और तीसरे को कहते हैं नेपाली। तो पहली कुमाऊनी, दूसरी गढ़वाली और तीसरी नेपाली। तो यहां भी आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 और 4। यहां भी कर लें, क्योंकि आपको डिस्टरबेंस ना हो तो बेहतर रहेगा कि आपको समझ में आएगा। और ये रहा 5। तो 5 4 9 3 12 बोलियां हमें मिल गई। अभी हमारे पास 2 बोलियां शेष हैं। तो 3 से हमें कितनी मिल गई हैं? 5 4 9 3 12 बोलियां। तो अभी 2 शेष हैं। अब बिहारी हिंदी से हमें 3 मिलती हैं। 3 कौन कौन सी हैं? अब यहां देखें, एक को कहते हैं मैथिली। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैथिली किस उपभाषा से जन्मित हो? बिहारी उपभाषा से। किस अपभ्रंश से? मागधी अपभ्रंश से। अच्छा, मैथिली के बाद इसमें मगही। मगही ही बोली किस उपभाषा से जन्मी? उपभाषा बिहारी है। किस अपभ्रंश से जन्मी? मागधी अपभ्रंश से। इसी से जन्मी क्या? भोजपुरी। भोजपुरी बोली का जन्म किस उपभाषा से? बिहारी हिंदी से। और किस अपभ्रंश से? मागधी अपभ्रंश से। तो 12 3 15, 5 4 9 3 12 4 3 15, 15 बोली मिल गई। अब 3 ही बोली निकलती है पूर्वी हिंदी से। तो जब 3 इसकी निकलेगी तो जरा अब देखें कौन कौन है। तो पूर्वी अवधी होती है। पूर्वी हिंदी में क्या है? अवधी। फिर हम क्या देखते हैं? बघेली। और इसी में आता है छत्तीसगढ़ी। मित्रों, ये 3 बोलियां यहां से निकल गई। तो क्रमांक भी डाल लें, 1 2 और ये रहा 3। यहां पर 1 और 2, ये रहा 3। तो आपने देखा कि 5 4 9 और 9 3 12 3 15 3 18। आपसे मैंने प्रश्न कर ही दिया था कि हिंदी में कितनी उपभाषा होती हैं? तो 5। कितनी बोलियां होती हैं? 18 आपके सामने हैं। आप किसी भी यूट्यूबर या किसी भी साहित्य के विद्वान से इस प्रकार से भाषा के विकास के बारे में अगर बात करेंगे तो उसके दांत खट्टे हो जाएंगे। मित्रों, आशा है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ रही होगी। भले आप मेरा पेड क्लास अवश्य लिए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपने पेड क्लास अवश्य लिया है, लेकिन कमेंट बॉक्स में मेरे YouTube चैनल पे जाइए अतुल्य अकादमी पर, वहां जाकर जरूर कमेंट लिखिएगा कि भाषा की उत्पत्ति की आपकी कैसे आपको लगी। मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। जय हिंद।